2026 की जो ब्रिक्स की समिट होनी है बच्चा, ब्रिक्स की जो समिट होनी है वो इंडिया में होनी है। मतलब इंडिया क्या कर रहा है उसको, वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक आयोजित की गई है। अब इसमें इन्होंने क्या डिस्कशन किया होगा, महोबा जिले में सोलर प्रोजेक्ट लागू कर दिया गया है। महोबा जिले में सोलर प्रोजेक्ट, ललितपुर में बिजली बनाई, उसको आपको लखनऊ में पहुंचाना है। कैसे पहुंचाओगे? और आप सबको पता है यूपी में पीएम कुसुम भी लागू है। तो ये सारी चीजें किससे रिलेटेड हैं? ये सारी की सारी चीजें हमारी जो गौशालाएं हैं ना, अब गौशालाओं को विकसित किया जाएगा, गौशालाओं का यूज किया जाएगा अब। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ये वीडियो आपका जून मंथ का पूरा यूपी स्पेशल का करंट अफेयर्स है। जून मंथ में जो भी इवेंट्स हुए जो हमारे यूपी स्पेशल से रिलेटेड हैं, जो हमारे यूपी में हुए हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्री में तो क्वेश्चन बनते हैं 2-3 क्वेश्चन, बट आपका जो मेंस का एग्जाम है यूपी स्पेशल का, वहां पे आप इस वीडियो से जो भी आपको कंटेंट मिलेगा उससे अपने यूपी स्पेशल के नोट्स को एनरिच कर सकते हो। ठीक है, मंथ ऑन मंथ आता है, ये मई मंथ का भी चैनल पे है, आप लोग जाके देख सकते हो। ये आपका जून मंथ का है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग टॉपिक देखते हैं। बहुत सारे टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले देखो, वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक हुई है। सेकंड मीटिंग ऑफ द ब्रिक्स कल्चर वर्किंग ग्रुप इन वाराणसी। महोबा जिले में सोलर प्रोजेक्ट चालू हो चुका है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार, इसमें जो हमारा प्रयागराज का महाकुंभ मेला था उसको अवार्ड मिला है ये। ठीक है, खोरलूचू जल विद्युत परियोजना, हमारी यूपी सरकार अब जो भूटान की परियोजना है, प्रोजेक्ट है, इससे इलेक्ट्रिसिटी को परचेज कर सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले फ्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है गोरखपुर में, इसके बारे में देखेंगे। क्रॉस 2 लाख करोड़ मार्क ऑफ फॉर फर्स्ट टाइम। देखो, हमारी यूपी सरकार ने 2 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट का मार्क क्या किया है, क्रॉस किया है, मतलब निर्यात किया है। इतना 2 लाख करोड़ रुपए का यूपी ने निर्यात किया पहली बार। 2025-26 में उत्तर प्रदेश में 22.6 लाख नए खुदरा निवेशक जुड़े हैं। वाराणसी इजी कनेक्ट मॉडल के तहत आने वाला पहला शहर बन गया है। कौन? वाराणसी। इसके बारे में देखेंगे क्या है ये। और आप सबको पता है इस टाइप के करंट अफेयर्स आते हैं आपके प्री के एग्जाम में। ठीक है, आगे देखो, ये क्रूशियल मीटिंग बिटवीन इन्वेस्ट यूपी एंड इन्वेस्ट इंडिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन प्रोजेक्ट, कमर्शियल फ्लाइट्स कमेंस एट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 15 जून को आप सबको पता है, 15 जून 2026 को जो आपका नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जेवर में, उसका कमर्शियल फ्लाइट स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, झांसी जो है बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया गया है। झांसी का जितनी पंचायत हैं वो बाल श्रम मुक्त घोषित की गई हैं। यूपी सरकार अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट भेजने पर विचार कर रही है ताकि जो वेदर फॉरकास्टिंग है उसको इंप्रूव किया जा सके, है ना। आप देखोगे लाइटनिंग के कारण बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, उसको इंप्रूव करने के लिए सरकार ये सैटेलाइट भेजने पे विचार कर रही है। विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप, हमारी यूपी ने स्पेशलाइज रेस्क्यू ग्रुप बनाया है ताकि डिजास्टर मैनेजमेंट को और इंप्रूव किया जा सके। ठीक है, मुफ्त आवास और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की घोषणा करी है सरकार ने। किनको करी है वो देखेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन, ये न्यूज में था क्योंकि ओरेकल ने इसके साथ एक टाई अप किया है। ठीक है, वो देखेंगे। आगे देखो, स्वच्छ हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26, पहले ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरी एमएसएमई वर्किंग ग्रुप की बैठक, पहला रामायण वैक्स म्यूजियम और पंचगव्य क्लस्टर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचगव्य क्लस्टर क्या है उसके बारे में देखेंगे। पहला वर्क ड्रग फार्मा पार्क ललितपुर में बन रहा है। भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर के इथेनॉल बायो रिफाइनरी अमरोहा में शुरू की गई है, धनोरी में। उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026, बेंगलोर में इसका आयोजन किया गया है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो सब देखेंगे। ठीक है, वो सब देखेंगे। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ क्लीन प्लांट सेंटर लखनऊ में बना है और वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राइजेस 2026। तो ये पूरा करंट अफेयर्स है जो हम लोग आज कवर करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो,
हाँ, वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक। ध्यान देना, हम सबको पता है 2026 कि जो ब्रिक्स की समिट होनी है बच्चा, ब्रिक्स की जो समिट होनी है वो इंडिया में होनी है। मतलब इंडिया क्या कर रहा है, उसको होस्ट कर रहा है 2026 की मीटिंग को। इसके कारण इंडिया में आप देखोगे ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है। जैसे कल्चर मीटिंग जो हुई है अब हमारी वाराणसी में हुई है, कृषि मंत्रियों की मीटिंग इंदौर में हुई थी, एनएसए की मीटिंग दिल्ली में हुई थी, ऐसे एमएसएमई फोरम की मीटिंग हमारे आगरा में हुई है। ठीक है, तो इसी ब्रिक्स के मद्देनजर हमारे 4 से 5 मई 2026 को, ठीक है, नहीं मई नहीं है, जून है, सॉरी ये जून है, इसको जून कर लेना। ठीक है, जून, 4 से 5 जून, ये जून करना, 4 से 5 जून को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक आयोजित की गई है। अब इसमें इन्होंने क्या डिस्कशन किया होगा, कल्चर को कैसे इंप्रूव करना है। ठीक है, कल्चर को कैसे इंप्रूव करना है, ठीक है, उसके ऊपर इन्होंने डिस्कस किया होगा। आज ब्रिक्स कार्य समूह की दूसरी बैठक, ठीक है, किस लिए हो रही है, क्योंकि ब्रिक्स की समिट को होस्ट इस बार इंडिया कर रहा है। कहां पे हुई है सर, वाराणसी में हुई है, वाराणसी में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जैसे 2026 ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की चर्चाएं किन पर केंद्रित थी, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विरासत संरक्षण, संस्कृति और सतत विकास शामिल था। जैसे क्रिएटिव इकोनॉमी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेरिटेज प्रिजर्वेशन एंड कल्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इस पे ये जो मीटिंग था इस पे डिस्कशन हुआ है। और ब्रिक्स कल्चर ग्रुप वर्किंग ग्रुप की स्थापना जो हुई थी वो 2015 में हुई थी। ध्यान देना, कब, 2015 में। और मैंने अभी आपको बताया कि ये कौन सी मीटिंग थी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये दूसरी मीटिंग आयोजित की गई थी या फिर दूसरी बैठक आयोजित की गई थी। ठीक है, पहली बैठक कब हुई है, 29 से 30 अप्रैल को हुई है वर्चुअल मोड के आधार पर। दूसरी बैठक हमारे बनारस में हुई है। तीसरी बैठक अब कहां पे होगी, भोपाल में होगी, 5 से 6 अगस्त भोपाल में, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए ये हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। महोबा जिले में सोलर प्रोजेक्ट लागू कर दिया गया है। महोबा जिले में सोलर प्रोजेक्ट लागू कर दिया गया। देखो, उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत ग्रीन पावर सप्लाई करने वाला पहला 105 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट चालू हो गया है। ठीक है, सोलर प्रोजेक्ट सप्लाइंग ग्रीन पावर अंडर द ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट हैज बिकम ऑपरेशनल इन द महोबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। देखो क्या है ना, हमारे बुंदेलखंड में जो है बच्चा, ठीक है, बुंदेलखंड में आपका ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट लगाया गया है। कहां पे, बुंदेलखंड में। और इसका काम क्या है, ये जो भी एनर्जी आप प्रोड्यूस करते हो ना उसको सप्लाई करने का काम करती है। मान लो आपने ललितपुर में बिजली बनाई, उसको आपको लखनऊ में पहुंचाना है, कैसे पहुंचाओगे, इसी कॉरिडोर के थ्रू पहुंचाओगे। एक तरह से ग्रिड है ये, एक तरह से क्या है, ग्रिड है। तो इस ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत हमारे महोबा जिले में ग्रीन पावर सप्लाई करने वाला 105 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट चालू हो गया है। कहां पे, महोबा डिस्ट्रिक्ट में। ध्यान देना, महोबा डिस्ट्रिक्ट में। इसका डेवलपर कौन है सर, सनश्योर एनर्जी डेवलपर है इसका। ठीक है, जिसने 4 महीने में इसको चालू कर दिया है, 4 महीने में इसको चालू कर दिया था सनश्योर एनर्जी, विच कमीशन इट इन द रिकॉर्ड ब्रेकिंग 4 मंथ्स में। ठीक है, बिजली निकासी इसके तहत देखो, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर सेकंड इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए 7 किलोमीटर लंबी 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन माध्यम से हरित बिजली भेजता है। और यह हर साल 167 मिलियन यूनिट से ज्यादा स्वच्छ बिजली पैदा करेगा और हर साल 1,20,000 टन CO2 की भरपाई करता है। ध्यान देना, और यह किससे रिलेटेड है सर, यह ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारी सरकार क्लीन या आपका ग्रीन एनर्जी को लेकर क्या क्या कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। तो सबसे पहले तो सोलर एनर्जी पॉलिसी है ना 2022, इसमें टारगेट क्या है सरकार का, इसमें टारगेट यह है कि सर 2027 तक 100 मेगावाट, नहीं 22 गीगावाट, कितना, 22 गीगावाट बिजली का उत्पादन करना है। और सरकार अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित कर रही है। किसको, अयोध्या को।
ठीक है, आप देखोगे फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगे हैं। फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहां पे सर? डिबियापुर औरैया में, डिबियापुर में एनटीपीसी ने लगाया है ये। ठीक है, आप देखोगे हमारी सरकार जो बायोगैस एनर्जी को प्रमोट कर रही है ना, बायोगैस एनर्जी को हमारी सरकार प्रमोट कर रही है। और आप सबको पता है यूपी में पीएम कुसुम भी लागू है, पीएम कुसुम योजना। तो ये सारी चीजें किससे रिलेटेड हैं? ये सारी की सारी चीजें हमारी क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड हैं, जिसमें से एक हमारा अभी जो हमने डिस्कस किया वो है। ठीक है, जैसे आपका सोलर दीदी हो जाएगा, सोलर दीदी, ये भी आपका एक इनिशिएटिव है। पीएम कुसुम की बात करी मैंने अभी, पीएम कुसुम हो गया। और राज्य सब्सिडी दे रहा है, राज्य सरकार, अगर आप सोलर पार्क लगाते हो तो सरकार आपको क्या देगा? सब्सिडी देगा, सरकार आपको सब्सिडी देगी। ठीक है, चलो ये सारी चीजें हैं आपके जो क्लीन एनर्जी को सरकार बढ़ावा दे रही है। आगे देखते हैं। ठीक है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर क्या है देख लो। भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य सौर, पवन ऊर्जा जैसे रिन्यूएबल एनर्जी से उत्पादित बिजली को राष्ट्रीय ग्रिड में जोड़ना। यह प्रोजेक्ट 20 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण की सुविधा प्रदान करता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्पादित लगभग 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा को सुचारू रूप से ट्रांसमिट करना है। ध्यान देना, यहां से पेपर 6 में क्वेश्चन बन सकता है अलग से, क्योंकि इसका जो स्पेशल फोकस है वो बुंदेलखंड रीजन है, बुंदेलखंड। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब अगला है हमारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में किसी ने भी अगर अच्छा काम किया होगा, ठीक है, अगर किसी ने भी अच्छा काम किया होगा तो उसको राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार दिया जाता है और इसकी घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, लेकिन हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि यूपी में आप देखोगे, यूपी में प्रयागराज मेला प्राधिकरण को मिला है ये, प्रयागराज मेला प्राधिकरण। ठीक है, इसका वो क्या है? महाकुंभ 2025, इसको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, इसको कौन सा अवार्ड मिला है सर? गोल्डन अवार्ड। ठीक है, ध्यान देना, बस इतना जरूरी है आप लोगों के लिए क्योंकि यूपी से रिलेटेड है। तो प्रयागराज की मेला को प्राधिकरण को मिला है, इसलिए हम लोगों के लिए ये जरूरी है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला खोरलूचू जल विद्युत परियोजना। देखो अभी क्या है, आप सबको पता होगा जब से ये ईरान और यूएस का वॉर चल रहा था, जो ऑयल के प्राइसेस हैं बहुत तेजी से बढ़ गए थे। ठीक है, और सरकार भी, हमारी यूपी सरकार बहुत सारी इनिशिएटिव ले रही थी। उसमें एक इनिशिएटिव ये लिया गया है कि अब सरकार या फिर यूपी जो है अब भूटान की जो खोरलूचू परियोजना है वहां से बिजली को खरीद सकती है। भूटान की है, ध्यान देना, भूटान की खोरलूचू जो प्रोजेक्ट है वहां से इलेक्ट्रिसिटी को परचेज कर सकती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने 27 मई 2026 को भूटान में स्थित 600 मेगावाट की खोरलूचू जल विद्युत परियोजना से 511 मेगावाट जल विद्युत प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये जो खोरलूचू जल विद्युत परियोजना है इससे यूपी जो है विद्युत को खरीद सकता है, विद्युत खरीद सकता है। ठीक है, मतलब परचेज कर सकता है। ठीक है, चलो तो ये न्यूज थी, इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं खोरलूचू के बारे में। ठीक है, और ये जो है समझौता, ध्यान देना, ये जो एग्रीमेंट है, ठीक है, ये एग्रीमेंट आपके 30 साल तक के लिए रहेगा, 30 इयर्स के लिए। कितने साल के लिए रहेगा सर? ओनली 30 इयर्स के लिए रहेगा, ओनली 30 इयर्स, ध्यान देना। ठीक है, और ये जो खोरलूचू है, ऐसे ही भूटान में और है जिसका नाम है कुरुचू।
कुरुची, ठीक है, कुरुचु। और अगला है मोंगदेछु, मांगदेछु। तो ये सब आपके मांगदेछु, किरुचु, कुरीचु, ये सब के क्या हैं, ये भूटान के आपके जल विद्युत परियोजना है। प्री में यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान देना। आगे चलो, सॉरी, आगे चलो। पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है। ध्यान देना, पूर्वी उत्तर प्रदेश का है, पूरा उत्तर प्रदेश का नहीं है। 3 जून 2026 को मुख्यमंत्री ने गीडा, ठीक है, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले और राज्य के दूसरे फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। देखो ये पहले तो ये समझो फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स होता क्या है। ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये एक बिल्डिंग है जहां पे सारी चीजें होती हैं। अगर आप कोई छोटा सा उद्योग लगाना चाहते हो, आप जाके वहां पे लगा सकते हो, एक तरह से आपकी हेल्प करने के लिए है, ठीक है। और इससे क्या होगा, इससे होगा क्या, इससे उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, इससे आप देखोगे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, इससे आप देखोगे प्रादेशिक विकास होगा। इससे क्या होगा सर, प्रादेशिक विकास होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, है ना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, रीजनल डेवलपमेंट होगा। किसके कारण, आपके फ्लैटेड कॉम्प्लेक्स के कारण, फ्लैटेड कॉम्प्लेक्स के कारण, ठीक है। चलो, और ध्यान देना, ये दूसरा है। तो सर पहला कौन है, पहला जो है कानपुर का है, कानपुर में दादानगर है, वहां पे पहला फ्लैटेड फैक्ट्री लगाया गया था, कानपुर के दादानगर में, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और देखते हैं, इस फ्लैटेड फैक्ट्री के बारे में। यह अत्याधुनिक परिसर मुख्य रूप से प्लग एंड प्ले मॉडल पर आधारित है। अब देखो प्लग एंड प्ले मॉडल मतलब यहां पे अगर आपको इंडस्ट्री लगानी है, सामान बेचना है, तो सारी चीजें इसी के अंदर अवेलेबल होती हैं। टू बेनिफिट स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स पर्टिकुलरली यंग पीपल इन सेक्टर सच एज रेडीमेड गारमेंट्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी, हु लैक द बजट परचेज लैंड एंड कंस्ट्रक्टर फैक्ट्री, मतलब जिसके पास कंपनी लगाने के पैसे नहीं होते, जमीन खरीदने के पैसे नहीं होते, ठीक है, वो जाके यहाँ पे फैक्ट्री लगा सकता है, ठीक है। चलो, to launch this complex is expected to create new employment opportunity for approx 10,000 people। तो अभी मैंने आपको बताया रोजगार के नए अवसर सृजित करेगा, कितने, 1000, और ये पूर्वांचल के विकास में हेल्प करेगा। ध्यान देना, पूर्वांचल के विकास में ये बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। चलिए, तो गोरखपुर में स्टार्ट किया गया है। अगला देखो, पहली बार 2 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है। किसमें पार किया है, किसमें पार किया है सर, निर्यात में पार किया है, ठीक है, निर्यात में पार किया है, ध्यान देना। तो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार उत्तर प्रदेश ने पिछली वित्तीय वर्ष में पहली बार 2 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है। किसमें, एक्सपोर्ट में, मतलब जो यूपी एक्सपोर्ट कर रहा है ना, यूपी जो निर्यात कर रहा है, ठीक है, जो यूपी निर्यात कर रहा है, उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि यूपी का जो निर्यात है उसका जो वैल्यूएशन है वो 2 लाख करोड़ के ऊपर चला गया है। इसका मतलब ये हुआ कि सर यूपी से निर्यात बढ़ रहा है। अगर किसी भी स्टेट से या किसी भी देश से निर्यात बढ़ता है तो इसका मतलब वो देश या वो स्टेट अच्छी प्रगति पे है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां पे अच्छा हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां पे अच्छा हो रहा है। ध्यान देना, जैसे 2024-25 में कितना था, ये आपका पेपर 6 में जो एक्सपोर्ट वाला टॉपिक है ना वहां पे लिंक करेगा। 24-25 में कितना था, 1.86 लाख, 24-25 में 1.86 लाख था, और 2025-26 में कितना हो गया है, 2.01 लाख करोड़ है, ये ध्यान देना, करोड़, ठीक है, लाख करोड़। और उत्तर प्रदेश ने, ठीक है, 5वें सबसे बड़े और यूपी जो है पूरे इंडिया में पांचवा सबसे बड़ा निर्यातक स्टेट है, सबसे बड़ा निर्यातक स्टेट है, ध्यान देना। फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर स्टेट है। सबसे ऊपर तो ऑब्वियस सी बात है सर महाराष्ट्र होगा, है ना, सॉरी, सबसे ऊपर आपका गुजरात है, फिर आपका महाराष्ट्र है,
ठीक है, ये ऊपर है और हमारा यूपी 5th पोजीशन पे है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा निर्यात हो रहा है। और एक चीज ध्यान देना, पूरे इंडिया के निर्यात में, ठीक है, पूरे इंडिया के निर्यात में यूपी 5.2% का क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूट भारत के निर्यात में। ध्यान देना, ये ऐसे ऐसे डेटा है ना जो आपको एग्जाम में लिखने के लिए काम आएंगे। जैसे ये डेटा हो गया, ये डेटा हो गया, ये डेटा हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि यूपी में एक्सपोर्ट के बढ़ने के पीछे रीजन क्या है, तो आप इसी डेटा से अपने आंसर को स्टार्ट कर सकते हो, इसी डेटा से अपने आंसर को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा और देखते हैं। और ध्यान देना, ध्यान देना। और अगर मैं बात करूं यूपी में निर्यात के कारण क्या है, निर्यात के कारण क्या है, तो सबसे बड़ा कारण है एक्सप्रेसवे, है ना। सरकार ने एक्सप्रेसवे का डेवलपमेंट किया है, एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट किया है। ठीक है, और सरकार ने एक्सपोर्ट जोन बना रखे हैं, जोन या फिर हब। जैसे आपका वाराणसी हो जाएगा, वाराणसी। सरकार ने एयरपोर्ट बना रखे हैं, जैसे आपका जेवर जो एयरपोर्ट बन रहा है, ठीक है, जेवर जो एयरपोर्ट बन रहा है, ये क्या करेगा, ये वेस्टर्न यूपी में एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगा, वेस्टर्न यूपी में एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगा। सरकार सब्सिडी दे रही है, सरकार जो है निर्यात को लेकर सब्सिडी दे रही है। ठीक है, अगर आप कोई चीज एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो सरकार उसको क्या कर रही है, सब्सिडी दे रही है। ठीक है, तो ये सारे रीजन है, ये सारे रीजन है। और देखो बेहतर कनेक्टिविटी हो जाएगा, और हमारे यहां से फूड प्रोसेसिंग जो आपका प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स, इनका बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। डिमांड बढ़ रही है यूपी के प्रोडक्ट्स की, डिमांड्स। अगर मैं डिमांड की बात करूं तो आप देखोगे आईटी सेक्टर, आईटी या फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इनकी डिमांड बढ़, और ये इनका डेवलपमेंट कहां पे हो रहा है ज्यादा, नोएडा में। इस सब के कारण यूपी में निर्यात बढ़ रहा है। अब देखो, अगर मैं यूपी में निर्यात की बात करूं तो सबसे ज्यादा निर्यात कहां से हो रहा है सर, तो ये हो रहा है आपका गौतम बुद्ध नगर से, गौतम बुद्ध नगर से सबसे ज्यादा निर्यात हो रहा है यूपी में। पूरे यूपी का करीबन 49% अकेला एक्सपोर्ट कर रहा है गौतम बुद्ध नगर। क्यों कर रहा है, क्योंकि सर ये दिल्ली एनसीआर के बिल्कुल पास में है ना, एयरपोर्ट बगल में है आपके, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हो गया, जेवर हो गया। दूसरा, रेडीमेड कपड़े यहां पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, रेडीमेड, ठीक है, रेडीमेड गारमेंट्स यहां पे बहुत ज्यादा। और यहाँ का रेडीमेड गारमेंट जो है आपका ओडीओपी भी है यहाँ का। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हो ओडीओपी स्कीम। जब से ओडीओपी स्कीम आया है ना, निर्यात बहुत तेजी से बढ़ा है यूपी का, निर्यात में वृद्धि हुई है ओडीओपी स्कीम के कारण। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीजें लिखनी है आपको अगर निर्यात के कारण पूछेगा तो। अब देखिए, जो भी इस टॉपिक को हमने पढ़ा है, अब देखते हैं इससे प्री में क्या क्वेश्चन बन सकता है और आपके मेंस में क्या क्वेश्चन बन सकता है। इसमें हम लोग हेल्प लेंगे गूगल जेमिनाई की। ठीक है, चलो देखो, ये गूगल जेमिनाई है, यहां पे जाके आप सर्च करोगे और जो भी टॉपिक है आपका, उस टॉपिक को यहां पे सर्च करो और बोलो यहां पे कि मुझे इससे प्रीलिम से रिलेटेड क्वेश्चन बना के दो, मुझे इससे मेन से रिलेटेड क्वेश्चन बना के दो। वो पूरा बना के देगा। मैं यहां पे दिखाता हूं आपको। ठीक है, यूपी क्रॉस्ड फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट वैल्यू 2 लाख करोड़। ठीक है, क्रिएट एमसीक्यू एंड मेंस क्वेश्चन यूपी पीएससी। ठीक है, अब देखो ये बना के देगा आपको। ठीक है, यूपी देखो पूरा यहां पे दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। यूपी हैज रिसेंटली ब्रीच 2 लाख करोड़ मार्क इन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट वैल्यू फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, द स्टेट रैंक्स द हाईएस्ट एक्सपोर्टिंग स्टेट अमंग ऑल लैंडलॉक्ड स्टेट इन द स्टेट इन इंडिया। ठीक है, ये पूरा दिया हुआ है आपका। और दूसरा यहां पे और क्वेश्चन है। अब देखो मेन से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहां पे
दे रखा है मेन से रिलेटेड। यूपी क्रॉसिंग 2 लाख करोड़ एक्सपोर्ट माइलस्टोन मार्क्स ए स्ट्रक्चरल शिफ्ट फ्रॉम एग्रीगेरियन इकोनॉमी टू इंडस्ट्रियल एंड एक्सपोर्ट ड्रिवन पावर हाउस, क्रिटिकली एनालाइज द फैक्टर बिहाइंड दिस ग्रोथ। देखो यहां पे 15 मार्क का दे रखा है, लेकिन आप इसको लिखोगे कि मुझे यूपी पीएससी के अकॉर्डिंग बना के दो 12 मार्कर का 200 वर्ड का, तो वो आपको उसी के अकॉर्डिंग बना के दे देगा। यहां पे देखो पूरा इंट्रोडक्शन है, क्या क्या आपके की ड्राइवर्स थे, कौन कौन से ऐसे फैक्टर थे जिसके कारण हमारा जो यूपी है वो 2 लाख करोड़ तक का आपका एक्सपोर्ट वैल्यू क्रिएट किया है अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो यही सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। चैलेंजेस देखो क्या क्या है, लैंडलॉक कंस्ट्रेंट है, यूपी अभी भी लैंडलॉक स्टेट है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप है आज भी, और स्किलिंग गैप बहुत ज्यादा है आज भी, ठीक है। और यहाँ पे वे फॉरवर्ड, अब यहाँ पे देखो डिस्कस द हाउ ओडीओपी इनिशिएटिव है ट्रांसफॉर्म द रूरल एंड सेमी अर्बन इकोनॉमिक लैंडस्केप और उत्तर प्रदेश कंट्रीब्यूटिंग ऑन टू इट्स ग्लोबल एक्सपोर्ट फुटप्रिंट। तो यहां पे आप देखोगे जो भी चीजें हमने पढ़ी है, ठीक है, जो भी चीजें हमने पढ़ी है और उससे रिलेटेड आपको यहां पे क्वेश्चन भी बना के दे रहा है ये, ठीक है। तो गूगल जेमिनाई का यूज करिए अच्छे से, टॉपिक लीजिए, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उस टॉपिक को, जैसे अभी हमने यहां पे पढ़ा, उस टॉपिक को गूगल जेमिनाई पे डालिए, बोलिए कि मुझे प्री से रिलेटेड 5 से 10 क्वेश्चन बना के दो और मुझे मेन से रिलेटेड भी क्वेश्चन बना के दो विद मॉडल आंसर, वो आपको पूरा क्रिएट करके दे देगा। तो अपनी पढ़ाई में इंटीग्रेट करिए गूगल जेमिनाई को, ताकि कम टाइम में ज्यादा आउटपुट ले सको आप, क्योंकि रेस बहुत तेजी से भाग रहे हैं लोग। सिलेक्शन आप देखोगे, हमें लगता है कि टाइम बहुत मतलब अभी टाइम बहुत है अपने पास, नहीं, टाइम बहुत कम है। अब रेस बहुत तेजी हो, सब लोग भाग रहे हैं सिलेक्शन के पीछे। तो आपको स्मार्ट तरीके से तैयारी करनी है, स्मार्ट तरीके से करोगे तब जाके सिलेक्शन हो पाएगा जल्दी। तो उसमें गूगल जेमिनाई का यूज करिए, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जैसे हमने यहां पे ये पहली बार 2 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया, ये टॉपिक अभी हमने डिस्कस किया, इसी से रिलेटेड टॉपिक आपका अब क्वेश्चन ये गूगल जेमिनाई पे डालिए, क्वेश्चन बनाएगा आपको। प्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, मेंस के क्वेश्चन लिखिए और अपना आंसर लिख के जेमिनाई पे डालिए, वो इवैल्यूएट करके दे देगा, ठीक है। तो इंटीग्रेट करिए। अब चलते हैं हम आगे अगले टॉपिक की तरफ। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश में 22.6 लाख खुदरा निवेशक। देखो अगर कोई आपके स्टेट में आके इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है ना, इसका मतलब यह हुआ कि आप अच्छा काम कर रहे हो, तभी तो कोई आके इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। पहले क्यों नहीं होता था इन्वेस्टमेंट? ऑल्दो पहले भी होता था, लेकिन पिछले 7-8 सालों में आप देखोगे यूपी में इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से बढ़ा है, और उसका कारण यह है कि सरकार ने काम किया है, तभी खुदरा निवेशक भी बढ़े हैं, ठीक है। तो वित्त वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश में 22.6 लाख नए खुदरा निवेशक जुड़े हैं, जो किसी भी भारतीय राज्य में सबसे अधिक हैं। न्यू रिटेल इन्वेस्टर यूपी में सबसे अधिक जुड़े हैं, 22.6 लाख। अब ये जो इन्वेस्टर जुड़े हैं, ठीक है, इन्वेस्टर जुड़े हैं, ये क्यों जुड़े होंगे, ठीक है, ये क्यों जुड़े होंगे, ध्यान देना। देखो ये जो इन्वेस्टर, इतने सारे यूपी में इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो यूपी में निवेश आने का कारण, ठीक है, रीजन फॉर हाई इन्वेस्टमेंट। क्या रीजन है यूपी में हाई इन्वेस्टमेंट आने का, ठीक है। चलो देखते हैं इसको, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है आपसे। जैसे यूपी ने बहुत सारे पॉलिसी रिफॉर्म किए हैं, जैसे सेमीकंडक्टर पॉलिसी लाई है यूपी सरकार, है ना, सेमीकंडक्टर पॉलिसी हो जाएगा, ठीक है। आपका हरित ऊर्जा पॉलिसी, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी हो जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। अभी देखो, अभी 6 तारीख को ही सरकार जो है, यूपी सरकार स्टार्टअप एंड डेटा सेंटर पॉलिसी लेके आई है, डेटा सेंटर पॉलिसी 2026, और ये आपके लिए बहुत जरूरी है, इसको मैं आपको जुलाई वाले में पढ़ाऊंगा, ठीक है। बाकी ये सरकार ने कुछ नीतिगत रिफॉर्म किए हैं। दूसरा क्या किया है सरकार ने, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट
है ना। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जैसे लखनऊ में हुआ था, ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सरकार ने किया है। बुनियादी ढांचे का विकास किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बुनियादी ढांचे का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है। चाहे मैं एक्सप्रेसवे की बात करूं, ठीक है, चाहे मैं आपका इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं, चाहे मैं आपका एयरपोर्ट की बात करूं, इन्वेस्टमेंट तो वहीं होगा ना जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। ऑनलाइन प्रोसेस हो गया है, ऑनलाइन प्रोसेस, जैसे आपका निवेश सारथी हो गया, निवेश सारथी हो जाएगा आपका, दूसरा इन्वेस्ट यूपी हो जाएगा। ये सब क्या है, ये ऑनलाइन प्रोसेस है। अगर आपको यूपी में निवेश करना है, आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप ऑनलाइन जाके पूरे प्रोसेस को देख सकते हैं, ठीक है। और कैपिटल सब्सिडी, स्टैम्प ड्यूटी में सब्सिडी, ये सब हमारी सरकार दे रही है यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए। और इंप्रूव लॉ एंड ऑर्डर, सबसे बड़ी बात, इंप्रूव लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर बहुत इंप्रूव हुआ है, ठीक है। अगर लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव होगा तभी जाके यूपी में क्या करेंगे, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये सारे रीजन है जिसके कारण यूपी में अभी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो अगर इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा तो। आगे देखो, वाराणसी इजी कनेक्ट मॉडल के तहत आने वाला पहला शहर बन गया है। अभी 25 जून को जो है वाराणसी से एयर इंडिया की फ्लाइट उड़ी है, जो इजी कनेक्ट के तहत पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जो इजी कनेक्ट को अपना रहा है। मतलब अगर आपको यूएसए जाना है तो पहले क्या होता था, वाराणसी से आते थे कहां पे, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे। तो वाराणसी में भी चेकिंग होता था, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे जाके आपका सामान चेक होता था, आपका पूरे डॉक्यूमेंट चेक होते थे, फिर जहाज में रखा जाता था सामान। लेकिन अब क्या होगा, अब वाराणसी में ही चेक हो जाएगा सारा सामान आपका, वाराणसी में चेक होगा, सामान भी वहीं रख लिया जाएगा, फिर आप जब यूएस पहुंचोगे तब जाके आप अपना सामान कलेक्ट कर सकते हो। इसको बोलते हैं इजी कनेक्ट प्रोसेस है ये, ठीक है। तो ये 25 जून को स्टार्ट हुआ है। वाराणसी अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए इजी कनेक्ट मॉडल के तहत आने वाला पहला शहर बन गया है। वाराणसी हैज बिकम द फर्स्ट सिटी टू कम अंडर द इजी कनेक्ट मॉडल फॉर इंटरनेशनल ट्रेवल, ध्यान देना, इंटरनेशनल ट्रेवल के तहत, ठीक है। और कब कब ये उड़ान भरी गई है, 25 जून को, 25 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट थी, ठीक है, एयर इंडिया की फ्लाइट थी जिसका नाम था AI111, AI111, ये एयर इंडिया की फ्लाइट थी और जो उड़ा है वाराणसी से, ठीक है, वाराणसी से उड़ी है, ध्यान देना। और ये हब एंड स्पोक मॉडल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको हम लोग हब एंड स्पोक मॉडल भी बोलते हैं इसको, हब एंड स्पोक मॉडल। बस इतना ध्यान देना कि आपका वाराणसी है ये, बस, ठीक है, वाराणसी है। चलिए आगे देखो, इन्वेस्ट यूपी और इन्वेस्ट इंडिया के बीच में एक बैठक हुई है, ठीक है। एफडीआई और नई परियोजना पर बड़ा फोकस, इन्वेस्ट यूपी और इन्वेस्ट इंडिया ने मिलाया हाथ, निवेश धरातल पर उतारने की तैयारी। अब इन्वेस्ट यूपी क्या करता है सर, यूपी में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने का काम करता है। इन्वेस्ट इंडिया क्या करता है सर, इंडिया में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने का काम करता है। तो अभी दोनों के बीच में बैठक हुई है ताकि यूपी में इन्वेस्टमेंट को और ज्यादा प्रमोट किया जा सके। ऑल्दो यूपी में इन्वेस्टमेंट आ रहा है लेकिन उसको और ज्यादा प्रमोट करना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में निवेश की गति को बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट यूपी और इन्वेस्ट इंडिया के बीच एक अहम बैठक हुई है, ठीक है। क्रूशियल मीटिंग टुक प्लेस बिटवीन इन्वेस्ट यूपी एंड इन्वेस्ट इंडिया टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन उत्तर प्रदेश। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं इन्वेस्ट यूपी के बारे में, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपसे, अलग से क्वेश्चन बना सकता है आपका, ठीक है, अलग से क्वेश्चन बना सकता है। तो इन्वेस्ट यूपी 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में निवेश को आकर्षित करने और उद्योगपतियों की सुविधा के लिए बनाई गई थी, है ना। यूपी में इन्वेस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए और जो हमारे इन्वेस्टर हैं उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इन्वेस्ट यूपी शुरू की गई थी। इससे पहले इसको उद्योग बंधु के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसको क्या जाना जाता है, उद्योग इन्वेस्ट यूपी का नाम जाना जाता है। ये क्या है सर, सिंगल विंडो सिस्टम है।
इसने क्या किया है बच्चा, इन्वेस्ट यूपी ने सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया है जिसका नाम है निवेश सारथी, जो मैं आपको बता रहा था। अब ये निवेश सारथी क्या करता है, जैसे पहले आपको कोई भी अप्रूवल लेना होता था ना डिपार्टमेंट से, तो आप डिपार्टमेंट के यहां जाके लाइन लगाते थे, आपको अप्रूवल मिलता था। अप्रूवल मिलने में बहुत टाइम हो लगता था, रेट टेपिज्म की समस्या होती थी, लाल फीताशाही, उसको कम करने के लिए इन्वेस्ट यूपी ने सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया है। अब देखो, इन्वेस्ट यूपी राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलकर राज्य में एफडीआई और घरेलू निवेश को आकर्षित करने के लिए काम कर रही है। अगर आपसे पूछेगा कि इन्वेस्ट यूपी का रोल क्या है यूपी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए, तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो, ये पॉइंट आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। जैसे और क्या 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 है, पॉलिसी फॉर्मेशन एंड गाइडेंस, राज्य की 20 से अधिक क्षेत्रीय औद्योगिक गतिविधियों में निवेशकों तक पहुंचाने और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करती है इन्वेस्ट यूपी, है ना। जैसे शिकायत निवारण भी करती है, भूमि आवंटन, पर्यावरण मंजूरी को कम करने के लिए सक्रिय रूप से काम करती है, ताकि यूपी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके। तो आपसे इन्वेस्ट यूपी से क्वेश्चन पूछ सकता है अलग से, यही कंटेंट ऐड करना है, ठीक है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड गाइडेंस, assist in the communicating the state more than 20 sectoral industrial policies to investor and helping them avail the benefit of various government scheme, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला अच्छा ये वही पिक लग गया, चलो कोई नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार औद्योगिक क्षेत्र परियोजना, देखो ये जो स्कीम है ना, ये एक तरह से सेक्टोरल स्कीम है, ठीक है। पर्टिकुलर किसी सेक्टर पे फोकस करके, ठीक है, पर्टिकुलर किसी एक सेक्टर पे फोकस करके उसका डेवलपमेंट करना। तो अभी हमारे मुख्यमंत्री ने क्या बोला था कि इसको आपको युद्ध स्तर पर बढ़ाने पे फोकस करना होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल रोजगार एवं औद्योगिक क्षेत्र परियोजना के निर्माण कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने के कड़े निर्देश दिए, किन्होंने, सीएम ने। अब यहां से ना आपसे अलग से क्वेश्चन बना सकता है मेंस में, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन, ठीक है। अब देखते हैं ये स्कीम क्या है, क्या क्या होता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी सर, जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर की गई थी। आप मुझे बताओ उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, कमेंट करके बताना। चलिए अब देखो, सरकार की एक प्रमुख और महत्वाकांक्षी पहल है जिसे सिंगापुर मॉडल की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, राज्य में औद्योगिक विकास और स्थानीय रोजगार को सीधे तौर पर जोड़ना। देखो क्या होता है ना, क्या होता है, मान लो ये एक इंडस्ट्री है और यहां पे यूथ है, युवा, मान लो यहां पे इंडस्ट्री लग गई है लेकिन इन यूथ को रोजगार नहीं मिल रहा, तो इन दोनों का जोड़ने का काम करता है ये स्कीम। दूसरी चीज, ये स्कीम क्या करता है, एक तो एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करेगा, दूसरा इंडस्ट्री को भी प्रमोट करता है, तीसरा क्या करेगा सर, रीजनल डेवलपमेंट करता है, रीजनल डेवलपमेंट जिसको हम लोग प्रादेशिक विकास बोलते हैं, ठीक है। चलो जैसे इंडस्ट्रियल जोन्स आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड अक्रॉस ऑल 75 डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट। These zones will feature factory seats, plug and play infrastructure, exhibition spaces, offices, common facility center, all available in a single location. मैंने अभी बताया एक पर्टिकुलर किसी एरिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है जिसके अंदर सब कुछ मिलेगा आपको एक ही जगह पे, ठीक है। हर साल 10 लाख से ज्यादा युवाओं को ट्रेनिंग देने और उन्हें नौकरी और बिजनेस के मौकों से जोड़ने के मकसद से यूपी सरकार सिंगापुर की तर्ज पर इसको डेवलप कर रही है, ध्यान देना। हर साल 10 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, 10 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हर साल, ध्यान देना, इस पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, प्री में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो आगे देखो, जेवर स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर वाणिज्यिक उड़ानें कब शुरू हुई सर, 15 जून को शुरू हो गई थी। 15 जून को कमर्शियल उड़ानें शुरू हो गई थी, जिसमें जिन्होंने इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए जमीन दी है वही 170 किसान इसके पहले यात्री बने थे। पहले यात्री कौन बना था, यही किसान बने थे जिन्होंने इसको उड़ाने के लिए जमीन दी थी, ठीक है। और कौन सी फ्लाइट आई थी सर,
इंडिगो की फ्लाइट आई थी, ध्यान देना, इंडिगो की फ्लाइट आई थी जिसका नाम था 6E2278, 6E2278 कहां से आई थी? लखनऊ से आई थी ये, यहां लखनऊ से जेवर, ठीक है। बाद में फिर ये जेवर से बैंगलोर चली गई, बाद में ये जेवर से बैंगलोर चली गई थी, ठीक है। चलो, तो 15 जून को स्टार्ट हुई है, ध्यान देना। अब देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा जेवर एयरपोर्ट के ऊपर कि इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे? सर एक्सपोर्ट बढ़ेगा, है ना, बिल्कुल बढ़ेगा। सर रीजनल डेवलपमेंट होगा, प्रादेशिक विकास होगा, बिल्कुल होगा सर। गौतम बुद्ध नगर का और ज्यादा विकास होगा। सर इन्वेस्टमेंट आएगा, बिल्कुल आएगा आप इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और क्या होगा सर? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, बिल्कुल जनरेट होगा सर एम्प्लॉयमेंट, है ना। क्या सर? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, बिल्कुल बच्चे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। क्या सर? कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, बिल्कुल होगी, इंप्रूव कनेक्टिविटी। तो ये सारी चीजें आपकी एक जेवर एयरपोर्ट के माध्यम से पश्चिमी यूपी को मिलने वाली हैं। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट है ये जेवर एयरपोर्ट, ठीक है। चलिए आगे देखो, झांसी बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया गया है। देखो झांसी ने ना पूरी तरह से मुक्त नहीं हुआ, लेकिन जो झांसी की पंचायत है, 496 ग्राम पंचायत जो हैं, इनको झांसी ने बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया है, ठीक है। बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया है झांसी ने, और ऐसा करने वाला झांसी जो है पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है, ऐसा करने वाला पहला डिस्ट्रिक्ट बन गया है। क्योंकि हमारी सरकार का ना टारगेट है 2027 तक हमको क्या करना है? बाल श्रम मुक्त बनना है, बाल श्रम मुक्त बनना है यूपी को, ठीक है, यूपी को। तो उस दिशा में झांसी का यह प्रयास बहुत इंपॉर्टेंट है। झांसी इज सेट टू बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट वेयर ऑल 496 ग्राम पंचायत अक्रॉस द 8 ब्लॉक्स हैव बीन डिक्लेयर चाइल्ड लेबर फ्री, ठीक है, चाइल्ड लेबर फ्री। तो झांसी ने किया है, और हमारी सरकार का 2027 तक टारगेट है। और बाल श्रम को कम करने के लिए, ठीक है, बाल श्रम को कम करने के लिए सरकार क्या क्या कर रही है, तो ध्यान देना। बाल श्रम को समाप्त करने हेतु, समाप्त, ठीक है, इराडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, उसके लिए सरकार क्या क्या कर रही है? आपसे यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है मेंस में, है ना, क्या क्या कर रही है। तो सबसे पहले देखो, एक व्यापक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है, व्यापक राज्यव्यापी अभियान, ठीक है। स्टेट वाइड कैंपेन शुरू किया है सरकार ने, ध्यान देना, ठीक है, कैंपेन शुरू किया है। बाल श्रमिक विद्या योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना, इसी को आप इसी में इंग्लिश में लिख लेना, ठीक है। इसके अंदर आप देखोगे जो ऐसे बच्चे थे जो काम करते थे, उनको स्कूल में दाखिला दिलाया गया है, ठीक है, या फिर स्कूल में एडमिशन दिलाया गया है उनको। मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने लास्ट मई के वीडियो में भी बोला था, ये करंट अफेयर्स एक ऐसा करंट अफेयर्स होगा जिससे आपका प्री का तो कवर होगा ही होगा, मेंस का बहुत कवर होगा, यूपी स्पेशल का, ठीक है। बाल श्रमिक विद्या योजना। अगला लिखो, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, सीएम बाल सेवा योजना, इसको भी आप ऐसे लिख लेना इंग्लिश में, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड-19 में अपने माता पिता को खो दिया या माता या पिता को खो दिया, उन बच्चों की देखरेख करेगी हमारी यूपी सरकार, ठीक है, उन बच्चों की देखरेख करेगी यूपी सरकार, ठीक है। पेंसिल पोर्टल हो गया, पेंसिल पोर्टल, ऑल्दो ये केंद्र सरकार की है, लेकिन यूपी भी इसमें काम कर रही है, ध्यान देना। पेंसिल पोर्टल, डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स बनाया गया है, जिला टास्क फोर्स, ठीक है। जागरूकता अभियान, जागरूकता अभियान एनजीओ के साथ मिलके, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी सरकार कर रही है।
हमारी सरकार कर रही है ताकि यूपी में क्या किया जा सके बच्चा, यूपी में बाल श्रम को खत्म किया जा सके। अगर आपसे पूछेगा सरकार क्या कर रही है तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। आगे देखो, अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने पर विचार कर रही है हमारी सरकार। देखो हमेशा ना यूपी में क्या होता है, हर साल वेदर फोरकास्टिंग अच्छी ना होने के कारण किसानों की फसल खराब हो जाती है, क्योंकि किसानों को पता ही नहीं चलता है किस टाइम पे बारिश आएगी किस टाइम पे नहीं आएगी। दूसरा, बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है थंडर स्टॉर्म आने के कारण, है ना, बिजली जो गिरती है उसके कारण। तो ऐसे में यूपी सरकार ये सोच रही है कि वेदर फोरकास्टिंग को एक्यूरेट करने के लिए, बिल्कुल सटीक करने के लिए खुद का एक सैटेलाइट भेजे, खुद का सैटेलाइट भेजे। इसके चक्कर में इसरो से भी बात करी है यूपी सरकार ने, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के लिए जरूरी मौसम से जुड़े खास पैरामीटर पर नजर रखने के लिए अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट भेजने पर विचार कर रही है, ध्यान देना। यूपी गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग लॉन्चिंग ए सैटेलाइट इनटू स्पेस टू मॉनिटर स्पेस वेदर, स्पेसिफिक वेदर रिलेटेड पैरामीटर क्रूशियल फॉर द स्टेट, ठीक है। और किसके लिए, ताकि आकाशीय बिजली गिरने, आकाशीय बिजली को क्या बोलते हैं, लाइटनिंग, है ना, गिरने हो गया आपका, ठीक है। अत्यधिक वर्षा, सूखा जिसको हम लोग ड्रॉट बोलते हैं, सूखा हो जाएगा आपका, ओलावृष्टि हो जाएगा, ओलावृष्टि, ठीक है। इसकी सटीक जानकारी के लिए, सटीक जानकारी के लिए इसको लॉन्च करने की बात कर रही है, जिसके लिए सरकार ने अभी इसरो के साथ डिस्कस भी किया है। अब देखो, जो मौसम पूर्वानुमान है ना, मौसम पूर्वानुमान, वेदर फोरकास्टिंग, ये आपका पेपर 6 का टॉपिक है। वेदर फोरकास्टिंग पेपर 6 का टॉपिक है, ठीक है। तो वहां से लिंक हो सकता है डायरेक्टली ये। तो अब देखते हैं सरकार वेदर फोरकास्टिंग के लिए क्या क्या कर रही है, ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग के लिए देखो, अभी राज्य भर में ब्लॉक लेवल पर 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है और 2000 ऑटोमेटिक रेन गेज लगाए गए हैं। करेंटली 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, 2000 ऑटोमेटिक रेन गेजेस हैव बीन इंस्टॉल्ड इन द ब्लॉक लेवल अक्रॉस द स्टेट। दीज इंस्ट्रूमेंट कलेक्ट रियल टाइम डेटा। ये जो स्टेशन हैं या गॉजेस हैं, ये रियल टाइम डेटा कलेक्ट करते हैं, रेनफॉल से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड, विंड की स्पीड से रिलेटेड एंड विंड डायरेक्शन से रिलेटेड, ताकि एक सटीक मौसम का अनुमान लगाया जा सके, ठीक है। जैसे आजमगढ़, बनारस, अलीगढ़, झांसी और लखनऊ में एक्स बैंड डॉपलर वेदर रडार लगाए जा रहे हैं। ये तूफान, भारी वर्षा, ओलावृष्टि पर नजर रखने में मदद करेंगे। यहीं पे आप एक लाइन सैटेलाइट का भी जोड़ देना बस। यूपी सरकार सैटेलाइट को भेजने पे भी फोकस कर रही है, इतना काफी है, ठीक है। और देखो क्या किया जा रहा है, द स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हैज लॉन्च्ड ए मैसिव प्रोजेक्ट टू सेट अप 308 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन एट द ब्लॉक लेवल एंड इंस्टॉल 55,570 रेन गॉजेस अक्रॉस द स्टेट्स ग्राम पंचायत, ठीक है। ये भी एक फैक्ट है जो आप लिख सकते हो, ठीक है। ये भी एक फैक्ट है जो आप लोग लिख लेना अपने आंसर में। चलो, वेदर फोरकास्टिंग का जब भी क्वेश्चन पूछेगा। अब देखो, अगला है आपका विशेषीकृत रेस्क्यू, ठीक है। यूपी में आपदा और दुर्घटना से निपटने के लिए बनेगा विशेषीकृत बचाव दल। सीएम योगी ने की समीक्षा। हमारे यूपी में देखोगे आपदा आती रहती है, पूर्वांचल में बाढ़ की समस्या, है ना, दक्षिण यूपी में सूखे की समस्या, ड्रॉट की समस्या। तो डिजास्टर से बचने के लिए, डिजास्टर रिलेटेड जो चैलेंजेस होते हैं, मान लो बाढ़ आ गई, कैसे बचोगे, आग लग गई, कैसे बचोगे, है ना। तो ये जो डिजास्टर होते हैं, डिजास्टर से बचने के लिए या डिजास्टर से रिलेटेड जो चैलेंजेस क्रिएट होते हैं, उन चैलेंजेस को कम करने के लिए सरकार एक डिसाइड कर रही है कि विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप का गठन किया जा रहा है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड रेस्क्यू ग्रुप, स्पेशलाइज्ड रेस्क्यू ग्रुप, ध्यान देना, ठीक है। स्पेशलाइज्ड रेस्क्यू ग्रुप का गठन किया जा रहा है। किस में काम करेगा ये सर, डिजास्टर मैनेजमेंट में काम करेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट में ये काम करेगा, ध्यान देना, ठीक है। चलो, और किसके अंदर किया जाएगा, अग्निशमन और आपात सेवा विभाग के अंदर।
फायर एंड इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर किया जाएगा इसको, इसके अंतर्गत इसको डेवलप किया जाएगा, ध्यान देना, ठीक है, इसी के अंतर्गत ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो पहले तो फर्स्ट फेज में 10 डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, पहले फेज में इसको 10 जिले में लॉन्च किया जाएगा, फिर आगे धीरे धीरे इसको बढ़ाया जाएगा, धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। और लगभग 240 पर्सन को इसमें ट्रेन किया जाएगा, 240 पर्सन को इसमें क्या किया जाएगा बच्चा, ट्रेन किया जाएगा, ताकि वो क्या कर सके, वो जब डिजास्टर रिलेटेड चैलेंजेस हो तो उससे टैकल कर सके, ठीक है। और इनको ट्रेन कहां किया जाएगा, बीएसएफ, आईटीबीपी, इनके साथ इनको ट्रेन किया जाएगा, ध्यान देना। तो आपसे प्री में पूछा जा सकता है, विशेषीकृत रेस्क्यू ग्रुप का गठन किया जा रहा है, जब इसका एक बार गठन किया जा चुका होगा तब फिर इससे रिलेटेड और चीजें मिलेंगी, तो आपसे मेंस में यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलो, मुफ्त आवास और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की घोषणा, यूपी की पीड़ित महिलाओं के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान, यूपी की पीड़ित महिलाओं के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान। देखो अभी क्या किया ना, यूपी सरकार ने 3 तलाक से प्रभावित जो हमारी महिलाएं हैं, या एसिड अटैक से रिलेटेड जो हमारी महिलाएं हैं, ठीक है, या फिर ऐसी निराश्रित और बेसहारा महिलाएं, उनको मुफ्त में आवास और स्वास्थ्य फैसिलिटी देने का हमारी सरकार ने फैसला किया है। तो मुफ्त में आवास किसके अंदर दिया जाएगा, आवास योजना के तहत, है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। और इलाज किसके अंदर किया जाएगा, इलाज, तो ये जो इलाज दिया जाएगा बच्चा, आयुष्मान भारत के अंदर दिया जाएगा, आयुष्मान भारत के तहत। क्यों, क्योंकि निराश्रित हैं, इनका कोई नहीं है, ठीक है, इनका कोई नहीं है इन महिलाओं का, तो सरकार इनकी अब सहायता करना चाह रही है, ताकि उनको मुफ्त में आवास दिया जा सके और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दिया जा सके, ध्यान देना, ठीक है। तो ये महिलाओं के लिए है, ये किसके लिए है बच्चा, महिलाओं के लिए है, ताकि इनको समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके, समाज की मुख्य धारा के साथ इनको जोड़ा जा सके, ध्यान देना, समाज की मुख्य धारा के साथ इनको जोड़ा जा सके, इसलिए किया जा रहा है, ठीक है। अब देखो ये तो हमने थोड़ा सा यहाँ पे महिलाओं से रिलेटेड देखा। वुमेन सेफ्टी के लिए यूपी गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, वुमेन सेफ्टी के लिए यूपी गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, महिला सुरक्षा के लिए, ठीक है, महिला सुरक्षा के लिए। तो आप सबको पता होगा, आपातकालीन इमरजेंसी डायल नंबर जो है, आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर जो है, कौन सा है, 1112, ये शुरू किया है। मिशन शक्ति हो जाएगा आपका, है ना, मिशन शक्ति भी हमारी सरकार चला रही है, ठीक है। महिला हेल्प डेस्क हो जाएगा, महिला हेल्प डेस्क, चौकी में महिला हेल्प डेस्क बनाया गया है, ठीक है। एंटी रोमियो स्क्वाड हो जाएगा, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया है वुमेन सेफ्टी को लेकर, ठीक है, वुमेन सेफ्टी को लेकर एंटी रोमियो स्क्वाड, ठीक है। कन्या सीएम कन्या सुमंगला योजना, ऑल्दो ये सेफ्टी को लेकर नहीं है लेकिन वुमेन से रिलेटेड है, सीएम कन्या सुमंगला योजना, ये सारी चीजें सरकार वुमेन सेफ्टी को लेकर कर रही है, ध्यान देना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। चलो आगे देखो, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन। देखो अभी क्या किया है ना, 15 जून को ओरेकल एक कंपनी है, आई थिंक सॉफ्टवेयर कंपनी है ओरेकल, उसने यूपी का जो उत्तर प्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन है उसके साथ मिलकर काम करने की घोषणा करी है। किसने, ओरेकल ने। ओरेकल क्या है, एक कंपनी है, और इसके कारण उत्तर प्रदेश में 3 लाख छात्रों को और पेशेवरों को एआई क्लाउड, साइबर सुरक्षा, डेटा साइंस में उनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। क्या प्रदान किया जाएगा सर, प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कब तक, 2029 तक यूपी के 3 लाख युवा प्लस पेशेवर, मतलब ऐसे लोग जो पहले से ही है ना जॉब करते हैं, और यूथ, इनको ऐसे यूथ को 3 लाख यूथ को क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ट्रेनिंग, या फिर आपको आप मान के चलो इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। किसके क्षेत्र में सर,
एआई के क्षेत्र में, आपका क्लाउड के क्षेत्र में, आपका साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में, साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में, डेटा साइंस के क्षेत्र में, ताकि इन लोगों को रोजगार मिल सके। ठीक है, इन लोगों को रोजगार मिल सके। तो कुल मिला के ये किससे रिलेटेड है? आपके रोजगार से संबंधित है। अगर पूछेगा आपके मेंस में रोजगार से संबंधित, तो आप इन चीजों को वहां पे लिख सकते हो। ठीक है, इन चीजों को आराम से लिख सकते हो, ध्यान देना। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य कौशल विकास मिशन के बारे में जानते हैं, क्योंकि यहां से भी मेंस में क्वेश्चन बन चुका है। तो ध्यान देना, राज्य की नोडल एजेंसी है ये, रोजगार की क्षमता बढ़ाने के मकसद से कौशल विकास पहल को लागू करती है और 2013 में स्थापित की गई थी। इसको एस्टैब्लिश कब किया गया था? 2013 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और इसके अंतर्गत 14 से 35 साल के जो यूथ हैं उनको स्किल प्रोवाइड की जाती है, 14 से 35 ईयर्स के। ठीक है, सभी योग्य युवाओं को मनपसंद ट्रेनिंग देना, बिना स्किल वाले और कम स्किल वाले वर्कर को स्किल सिखाना, ये सब इसका काम है। और इसमें 30% जो टारगेट है फीमेल के लिए है और 20% टारगेट जो है वो अपना अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज के लिए है। ठीक है, और फर्दर मोर ट्रेनिंग इज कंडक्टेड थ्रू कोर्सेज डिजाइन इन अकॉर्डेंस विद NSQF स्टैंडर्ड। जो हमारा नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग इन जो युवा है 30 से 35 ईयर्स के, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ध्यान देना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो कुल मिला के यूपी में एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने के लिए, स्किल को प्रमोट करने के लिए ये ओरेकल ने बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, आगे चलो, स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26। ठीक है, इसमें देखो ध्यान देना, भारत सरकार के विद्यालय शिक्षा साक्षरता विभाग द्वारा आयोजित स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 में यूपी के 11 विद्यालय को राष्ट्रीय स्तर पर चयनित किया गया है। कितने हैं यूपी के? 11 हैं। प्री में यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब ये क्या है? किसी भी स्कूल ने क्लाइमेट के लिए कितना अच्छा काम किया है, स्वच्छता के लिए कितना अच्छा काम किया है, सैनिटेशन के लिए कितना अच्छा काम किया है, उसको उसी के आधार पर रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। तो हमारे यूपी के 11 जो हैं स्कूल, उनको इसमें शामिल कर लिया गया है। आपके लिए 11 जरूरी हैं, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि उन 11 के नाम क्या हैं, तो आपके लिए वो जानना जरूरी नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान रखो, 11 यूपी के विद्यालयों को इसमें शामिल किया गया है। कितने? 11। और टोटल कितने स्कूल थे पूरे देश में? 191 स्कूल थे पूरे देश में। इसमें से 11 स्कूल हमारे यूपी के हैं, 11 स्कूल अपने यूपी के हैं। ध्यान देना, इतना ध्यान रखो। ठीक है, चलिए बस इतना ध्यान रखना है। आगे देखो, पहले ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरी एमएसएमई वर्किंग ग्रुप की बैठक हुई है। कहां पे सर? आगरा में। 19 जून को एमएसएमई आगरा में पहले ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरी एमएसएमई वर्किंग ग्रुप की बैठक आयोजित की गई है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कल्चर ग्रुप की मीटिंग हुई बनारस में, है ना, और एमएसएमई मीटिंग कहां पे हुई है? आगरा में। और एमएसएमई का इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है एमएसएमई का। ठीक है, अब ये जो मीटिंग हुई है ना, ये जो मीटिंग हुई है, इस पे एमएसएमई को कैसे प्रमोट करना है, एमएसएमई से रोजगार कैसे बढ़ेगा, एमएसएमई में इनोवेशन कैसे लाना है, उस पे यहाँ पे बैठक हुई है। क्योंकि ब्रिक्स समिट कौन होस्ट कर रहा है इस साल? इंडिया होस्ट कर रहा है 2026 का। ठीक है, इंडिया होस्ट कर रहा है 2026 का। तो कहां पे आयोजित हुई है? आगरा में। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में देख लो कि यह कार्यक्रम ब्रिक्स के सदस्यों और सहयोगी देशों के नीति निर्माता, इंडस्ट्री लीडर, उद्यमी और मुख्य स्टेक होल्डर को एक साथ आएंगे। इसमें ग्लोबल एमएसएमई इकोसिस्टम को मजबूत करने, सस्टेनेबल ग्रोथ को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की गई। डिस्कशन फोकस्ड ऑन वेज टू स्ट्रेंथन द ग्लोबल एमएसएमई इकोसिस्टम, फोस्टर सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डीपिंग इंटरनेशनल कॉपरेशन। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको एमएसएमई के बारे में बताता हूं, यूपी के एमएसएमई। ठीक है, देखो यूपी में जो है 96 लाख जो है एमएसएमई यूनिट है। ध्यान देना, यूपी में 96 लाख एमएसएमई यूनिट आपको देखने को मिलेंगे। कहां पे सर? यूपी में। ठीक है, और
जो पूरे इंडिया का लगभग 14% बेस बनाता है। मतलब अगर इंडिया में 100 एमएसएमई है तो 14 एमएसएमई अपने यूपी में है, पहली चीज। ठीक है, और ये जो है एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है, रोजगार प्रदाता। मतलब एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन जनरेट करता है? यही जनरेट करता है। जैसे यूपी में करीबन 1.4 करोड़ लोगों को इसने रोजगार दे रखा है। 1.4 सीआर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है ये। ठीक है, 1.4 सीआर। और देखो, और दूसरा जो है कुल निर्यात में, ठीक है, कुल निर्यात में 70% का योगदान है, 70% का योगदान है। ठीक है, और एमएसएमई के कारण औद्योगिकरण होता है। एमएसएमई के कारण औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता है, निर्यात को बढ़ावा मिलता है, एक्सपोर्ट को, है ना, एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलता है, प्रादेशिक विकास को बढ़ावा मिलता है, प्रादेशिक विकास, रीजनल डेवलपमेंट। तो ये सारी चीजें आप लोग लिख सकते हो अगर एमएसएमई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं सरकार क्या कर रही है। फिर सरकार एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए क्या कर रही है। तो अगर मैं सरकार के प्रयास लिखूं आपको यहां पे, तो सबसे पहला प्रयास क्या है सर? ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ठीक है, ओडीओपी है। यूपी एमएसएमई कनेक्ट पोर्टल, यूपी एमएसएमई वन कनेक्ट पोर्टल बनाया गया है यूपी सरकार द्वारा। ठीक है, और दूसरा यूपी सरकार द्वारा पोर्टल बनाया गया है। दूसरा क्या है? सीएम युवा उद्यमी विकास योजना, ये भी आपका एमएसएमई से रिलेटेड है। ठीक है, और देखो ओडीओपी मैंने बता दिया, यूपी एमएसएमई प्रमोशन पॉलिसी, ये भी एमएसएमई से रिलेटेड है। ठीक है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ये भी एमएसएमई से रिलेटेड है। तो ये सारी की चीजें हमारी सरकार के प्रयास हैं एमएसएमई को लेकर। ठीक है, ये डेटा या इंपोर्टेंस और ये प्रयास, खत्म एमएसएमई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा एमएसएमई से, इसी को एक्सप्लेन कर देना बस, खत्म एमएसएमई। चलो आगे देखो, पहला रामायण वैक्स म्यूजियम बनाया गया है। ठीक है, कहां पे? अयोध्या में। दुनिया का पहला रामायण वैक्स म्यूजियम है, जहां पे आप त्रेता युग में जाके महसूस कर सकते हो कि वनवास कैसा था। ठीक है, और जो युद्ध हुआ था वो कैसा था। आप राम हो गए, है ना, या फिर रावण हो गए, माता सीता हो गई, लक्ष्मण हो गई, उनकी वैक्स की मूर्तियां देख सकते हो जाके। तो दुनिया के पहले रामायण वैक्स म्यूजियम का उद्घाटन 19 जून 2026 को अयोध्या में किया गया। तो कहां पे बना है बच्चा? ये अयोध्या में बना है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। अयोध्या में दुनिया का पहला रामायण का वैक्स म्यूजियम बना है। ठीक है, चलो, अयोध्या में स्थित है। 10 करोड़ की लागत से बना है ये। कितना? 10 करोड़ की लागत। इसकी कॉस्टिंग कितनी आई है? 10 करोड़ की आई है। ठीक है, आगे देखो अगला, पंचगव्य क्लस्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। यूपी में जो गौशालाएं हैं ना, अब गौशालाओं को विकसित किया जाएगा, गौशालाओं का यूज किया जाएगा। अब जो भी गौशालाओं से चीजें निकलती है, जैसे गोबर, उसका यूज किया जाएगा, है ना। आप देखोगे दूध, उसका यूज किया जाएगा। तो इसके लिए सरकार ने पंचगव्य क्लस्टर शुरू किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लस्टर। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और गाय संरक्षण को रोजगार से जोड़ने के लिए पंचगव्य क्लस्टर शुरू किया गया है। गौशालाओं से 3 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार। यूपी में बनेंगे 7500 पंचगव्य क्लस्टर। कितने बनेंगे? 7500 पंचगव्य क्लस्टर बनेंगे यूपी में, ध्यान रखना। ठीक है, पंचगव्य क्लस्टर किस लिए बनाया जा रहा है? गौशालाओं को विकसित करने के लिए।
ठीक है, इसके तहत प्रदेश में 7500 पंचगव्य क्लस्टर बनाए जाएंगे, ध्यान देना, बनाए जाएंगे। ठीक है, पंचगव्य क्लस्टर, और एक एक क्लस्टर में 40 एक एक क्लस्टर में 40 ग्रामीण युवाओं की टीम होगी, ठीक है। चलो यहां पे इसको डिटेल में देख लेते हैं इधर, क्योंकि मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। More than 7,500 Panchgavya cluster will be developed across the state, directly providing new employment and income opportunity to approx 3 लाख यूथ। तो रोजगार को बढ़ावा देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 3 लाख यूथ को यह रोजगार प्रदान करेगा। ठीक है, 75 गौशालास in the state will be integrated into this cluster model. Dedicated team of 40 rural youth will be deployed for each cluster. Priority will be given to women self-help group, लोकल फार्मर एंड रूरल यूथ, है ना। ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट किया जाएगा पहले, मतलब जो 40 ग्रुप बनेंगे ना, उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, फार्मर हो गया, इन पे ज्यादा फोकस किया जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। इन संसाधनों से कीटनाशक, जैव उर्वरक, औषधियां, धूप बत्ती, साबुन, पेंट, दैनिक उपयोग के अन्य सामग्री तैयार की जाएंगी। कौन से संसाधन से? ये जो यहां से गौशालाओं को उत्पादन और आर्थिक गतिविधियों के मुख्य केंद्र बदलना। पंचगव्य क्लस्टरों में देसी गायों से मिलने वाली दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर का व्यावसायिक उपयोग किया जाएगा। जो भी आपका गौशाला से निकलेगा ना चीज, उसका व्यवसायिक कमर्शियल यूज किया जाएगा, इसलिए पंचगव्य क्लस्टर बनाया जा रहा है। ठीक है, जैसे आपका बायो फर्टिलाइजर बनेगा, धूप बत्ती बनेगी, औषधियां बनेगा, साबुन बनेगा, पेंट बनेगा। ठीक है, चलो तो ये पंचगव्य क्लस्टर हो गया। अगला देखो, पहला बल्क ड्रग फार्मा पार्क, ये बन रहा है हमारा कहां पे? ललितपुर में। कहां पे बन रहा है सर? ललितपुर में बन रहा है पहला वर्क फार्मा पार्क। ठीक है, बल्क ड्रग फार्मा पार्क कहां बन रहा है सर? ललितपुर में। कहां पे? ये प्यारा यूपी, यहां है ललितपुर, यहां पे बन रहा है। ठीक है, और कितने एकड़ में फैल रहा है? 1472 एकड़ में फैला है। 1472 एकड़ में ये फैला है, ध्यान देना। और ऐसा बोला गया है कि इसके कारण ये जो वर्क फार्मा ड्रग है, 12,000 करोड़, ठीक है, 12,000 करोड़ निवेश आकर्षित होगा इससे, मतलब 12,000 करोड़ निवेश को अट्रैक्ट करेगा। और दूसरी चीज, 14,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलो अब देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके सिर्फ इसी से कि ये क्या करेगा, तो पहली चीज बुंदेलखंड का विकास करेगा, बुंदेलखंड का रीजनल डेवलपमेंट होगा, बुंदेलखंड का आपका रीजनल डेवलपमेंट होगा। दूसरा, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा, 14,000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार प्रदान करेगा। तो इसके कारण बुंदेलखंड में जो माइग्रेशन होता है, ठीक है, माइग्रेशन, उसको रोकने का काम करेगा। और आपका आप देखोगे, और दूसरा औषधि बनाएगा, औषधि भी बनाएगा ये, है ना। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी प्रमोट करेगा। जैसे इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य एक मजबूत ड्रग और फार्मास्यूटिकल विनिर्माण प्रणाली स्थापित करना है। बल्क ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम फैसिलिटीज क्या क्या होंगी इस पे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज होंगी, कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होगा, सिस्टम होंगे, स्टोरेज फैसिलिटी होगी, टेस्टिंग लेबोरेटरीज होंगी, ये सारी चीजें इसी के अंदर होंगी। यही जो आपका बल्क ड्रग फार्मा पार्क है, इसके अंदर ललितपुर में इसको बनाया जा रहा है। 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ सकता है, 14,000 लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बुंदेलखंड का डेवलपमेंट होगा और माइग्रेशन कम होगा बुंदेलखंड से। ठीक है, चलो आगे देखो। भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर की इथेनॉल बायो रिफाइनरी, जून 2026 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा में धनोरा में बेव शुगर में
भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर की 91 केएलपीडी, केएलपीडी मतलब किलोग्राम लीटर प्रतिदिन, हाइब्रिड सेकंड जनरेशन 2 एथेनॉल बायो रिफाइनरी के लिए 150 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता को मंजूरी दे दी है। कहां पे बन रहा है ये? धनोरा में बन रहा है, ध्यान देना। धनोरा में क्या बन रहा है? एथेनॉल बायो रिफाइनरी। ठीक है, ध्यान देना। एथेनॉल में हमारा यूपी टॉप में है, एथेनॉल में हमारा यूपी टॉप में है, शुगर केन के प्रोडक्शन में यूपी टॉप में है। ठीक है, दोनों में हमारा यूपी टॉप में है, और एथेनॉल को ब्लेंड किया जा रहा है पेट्रोल के साथ, आपको पता है ये चीजें। ठीक है, चलो, तो इसमें जो काम की चीज है वो है अमरोहा, धनोरा में इसको स्थापित किया जा रहा है, ये बायो रिफाइनरी को। बस इतना ध्यान रखना, और कोई काम की चीज नहीं है इसमें। ठीक है, उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026। देखो, हमने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड 2 टॉपिक इस बार कवर कर लिए हैं। ऐसे ही यूपी सरकार इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए इसने, यूपी सरकार ने बेंगलोर में एक रोड शो का आयोजन किया था, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री जी ने करी थी। एक रोड शो का आयोजन किया था, और जिसका नाम था मतलब उस रोड शो को किसके अंदर किया गया था? उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026। आपसे पूछा जा सकता है कहां पे किया गया था, तो बेंगलुरु। राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु में इन्वेस्ट यूपी की तरफ से रोड शो का आयोजन किया जा रहा है। किया जा रहा है क्या? किया गया है, किया गया है। कहां पे? बेंगलुरु में। और ये जो आयोजन किया गया है किसके अंडर किया गया है? यूपी ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग के अंदर, ग्रोथ डायलॉग 2026 के अंदर, ध्यान देना। ठीक है, 26 के अंदर। और इसकी अध्यक्षता किसने करी है, इस रोड शो की या इस डायलॉग की? हमारे यूपी के सीएम। यूपी के सीएम। कहां पे हुई है सर? बैंगलोर में हुई है, बैंगलोर में, ध्यान देना, बैंगलोर में हुई है। ये पॉइंट ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, चलो अब देखो, यहां पे ये जो रोड शो हुआ है, इसके कारण 15 से अधिक कंपनियों के, ध्यान रखना, 15 से अधिक कंपनियों से 50,000 करोड़ का अधिक निवेश प्रस्ताव, 50,000 करोड़ से अधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मतलब इन कंपनियों ने ये बोला है कि हम लोग यूपी में 50,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश करेंगे। ठीक है, तो यूपी में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करेगा ये। यूपी में जब इन्वेस्टमेंट प्रमोट होगा तो इसका मतलब यूपी में रोजगार आएगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ये भी आपके प्री के लिए भी जरूरी है, मेंस के लिए भी जरूरी है। देखो, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज रिसीव्ड इन्वेस्टमेंट प्रपोजल वर्थ ओवर 50,000 करोड़ फ्रॉम मोर देन 15 कंपनीज। 3 सेशन फोकसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, अनेबल्ड सर्विसेज, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हो गए। एफडीआई वर हेल्ड ड्यूरिंग दिस रोड शो एंड इंटरेक्टिव इवेंट। चीफ मिनिस्टर विल प्रेजेंट उत्तर प्रदेश एज जीसीसी पावर हाउस एट द इन्वेस्टर रोड शो इन बेंगलुरु। ठीक है, और बाकी तो ये सारी चीजें हैं, बस ये डेटा याद रखना। ये डेटा आपको मेंस में लिखने का काम आएगा, और कहां पे हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, चलो अगला है, लखनऊ में एक स्वच्छ पौध केंद्र की स्थापना करी गई है। कहां पे? लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में की गई है। 25 जून 2026 को केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए तेजी लाने के लिए लखनऊ में एक स्वच्छ पौध केंद्र की स्थापना की घोषणा करी है। तो कहां पे बनेगा? क्लीन प्लांट। ठीक है, क्लीन प्लांट सेंटर, ये कहां पे बनेगा सर? लखनऊ में बनेगा। इसका एम क्या है? ताकि यूपी में हॉर्टिकल्चर को प्रमोट किया जा सके, बागवानी को क्या किया जा सके सर? प्रमोट किया जा सके। किसको? बागवानी को। ठीक है, तो लखनऊ में बनाया जाएगा इसको। अब थोड़ा सा, ठीक है, कहां गया? हां, थोड़ा सा इसके बारे में और देखते हैं कि यूपी में जो बागवानी है या जो आपका हॉर्टिकल्चर है, इसकी संभावना क्या क्या है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है इसकी, है ना? इसकी पॉसिबिलिटीज क्या क्या है यूपी में? देखो, सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी तो है कि अनुकूल जलवायु है यूपी में,
फेवरेबल क्लाइमेट है, जैसे मॉनसून क्लाइमेट है अपने यूपी में, है ना। ये हो गया। उर्वरक मृदा है अपने यूपी में। उर्वरक मृदा का मतलब फर्टाइल सॉइल है अपने यूपी में, है ना। बिग लैंड है, जैसे अगर मैं वेस्टर्न यूपी की बात करूं, ठीक है। इरिगेशन बहुत अच्छा है अपने यूपी में, इरिगेशन सिंचाई, है ना। आप चाहे नहर की बात करो, आप ट्यूबवेल की बात करो, यूपी टॉप में ही है, यूपी टॉप में ही है। दूसरा, सरकार सब्सिडी दे रही है, सरकार सब्सिडी देती है कोई भी अगर आपको इक्विपमेंट खरीदना है तो, ठीक है। ये सारी चीजें हमारी सरकार कर रही है, मतलब हॉर्टिकल्चर की पॉसिबिलिटीज है अपने यूपी में, ठीक है। चलो, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और कि यह केंद्र किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली रोगमुक्त पौध सामग्री उपलब्ध कराएगा, जिससे बागवानी का विस्तार होगा और किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। दिस सेंटर विल प्रोवाइड फार्मर विद हाई क्वालिटी डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल एंड देयर बाय एक्सपेंडिंग हॉर्टिकल्चर एंड सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग फार्मर इनकम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट हमारा करंट अफेयर्स है आज का, यह है लंदन में घोषित वर्ल्ड बेस्ट स्कूल प्राइजेस 2026 की टॉप 10 शॉर्टलिस्ट में भारत के 7 स्कूलों को जगह मिली है। कितने स्कूल है भारत के सर? भारत के 7 स्कूल हैं, भारत के इसमें 7 स्कूल हैं। लेकिन हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि अपने यूपी से भी हैं इसमें, ठीक है, अपने यूपी से भी हैं, ठीक है। वर्ल्ड के वेल्ड स्कूल, वर्ल्ड के बेस्ट स्कूल इसमें यूपी से भी हैं। तो यूपी से कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। जैसे 5 अलग अलग कैटेगरी में दिए जाते हैं और इन्हें यूपी की संस्था T4 एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य स्कूलों को पहचानना है जो क्लासरूम के अंदर और बाहर दोनों जगह छात्रों की जिंदगी को असल रूप में बदल रहे हैं, ठीक है। जैसे नोएडा का एक स्कूल है, ठीक है, नोएडा का स्कूल है आपका। लखनऊ का एक और स्कूल है, 2, ये बेंगलुरु का नहीं है, लखनऊ का एक और था, हाँ ये रहा लखनऊ। 3 स्कूल हमारे यूपी के हैं, 3 स्कूल। तो कुल मिला के इंडिया में 7 स्कूल है, जिसमें से 3 स्कूल अपने यूपी से हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और 10 शॉर्ट लिस्ट में 7 तो भारत से हैं और 7 में से भी 3 अपने यूपी से हैं। तो ये यूपी से गर्व की बात है, यूपी के लिए गर्व की बात है, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा आपका जून मंथ का करंट अफेयर्स हो गया यूपी स्पेसिफिक। अब इस करंट अफेयर्स का यूज कैसे करना है? प्री के लिए तो यहां पे कंटेंट अवेलेबल है, यहां से जितना मेंस के लिए निकाल सकते हो कंटेंट उतना निकाल लो। मैं जितना हो सकता है उतना डिस्कस करता हूं मेंस से रिलेटेड, ठीक है। बाकी ये जो भी आपको फैक्चुअल करंट अफेयर्स दिखता है ना, ये आपका फोल्डर का काम करेगा। जैसे अगर मैं बात करूं, अभी जो मैंने ये वाला करंट अफेयर डिस्कस किया है ना, जैसे ये कि यूपी के मतलब इंडिया के बेस्ट स्कूल प्राइजेस, तो अगर आपसे एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, खासतौर पे प्राइमरी एजुकेशन, तो इस करंट अफेयर्स का एग्जांपल दे सकते हो वहां पे। अगर आपसे हॉर्टिकल्चर का पूछेगा तो क्लीन प्लांट सेंटर का एग्जांपल दे सकते हो आप। अगर आपसे इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन पूछेगा, जो बेंगलुरु में रोड शो हुआ था, उसका एग्जांपल दे सकते हो आप। तो ये जो करंट अफेयर्स है, एक एक करंट अफेयर्स एक एक टॉपिक के साथ लिंक होता है आपके मेंस में, ठीक है। तो इसको इस तरह से यूज करना है। बाकी अगर कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा, देखता हूं आपके कमेंट सारे। और मैं मिलूंगा आपको अब सुबह की क्लास में। सुबह मेरी 8 से 9 बजे डीसीए की क्लास होती है, उसको देखना मत भूलिएगा डेली बेसिस पे। बाकी अब लोग हम यूपी स्पेशल का अगला जब जुलाई का करंट अफेयर्स आएगा तो मैं वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। इसी के साथ एंड करता हूं इस सेशन को। थैंक यू सो मच।